वेलकम टू ऑनलाइन अचीवर्स अकेडमी। माई सेल्फ सीमा और आज का हमारा टॉपिक है रोम साम्राज्य, 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य रोम। इसकी हम लास्ट 2 वीडियो कर चुके हैं। ये हमारा 3rd पार्ट है। क्योंकि ये काफ़ी लंबा पार्ट था इसलिए हमने 3 पार्टों में इसको डिवाइड किया गया है। अगर आपको ये टॉपिक समझना है तो पहले 2 लास्ट वीडियो देखिए, उसके बाद ये तीसरा पार्ट अच्छे से समझ आएगा। स्टार्ट करते हैं हम। 3री शताब्दी का संकट यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था और हम आते थे लिंग, साक्षरता और संस्कृति पर। लिंग, जेंडर, एजुकेशन और कल्चर्स। इसमें क्या कह रहा है, वो बता रहे हैं कि जो रोमन समाज अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक विशेषताओं में से एक विशेषता यह थी कि उन दिनों एकल परिवार था, न्यूक्लियर फैमिली थी, मतलब अलग अलग रहना। माता पिता अलग रह रहे, बच्चे बड़े होने के बाद अलग रह रहे, तो एकल परिवार था, मतलब संयुक्त परिवार नहीं था। पहली बात। सेकंड बात क्या है, दासों को परिवारों में सम्मिलित किया जाता था। दासों को ही परिवार का हिस्सा माना जाता था। फिर जो दास तेरे घर में है वो तेरे परिवार मेंबर की तरह माने जाएंगे, ठीक है। उसके बाद विवाह का रूप ऐसा था कि जो पत्नी है ना, अपने पति की संपत्ति में इतना ज़्यादा उसका कोई रोल नहीं था। अगर उसका पिता कुछ दहेज में देता था तो वो उसके पति का हो जाता था, बट पत्नी जो है अपने पिता की संपत्ति की अधिकारी थी। जब तक उसका पिता जिंदा है, जब तक उसका उस पर अधिकार रहेगा, और उसके पिता के मरने के बाद मतलब संपूर्ण टाइप से उसकी हो जाती है वो संपत्ति, ठीक है। अधिकार के साथ साथ वो उसके नाम हो जाती है, वो उसको जैसा मर्जी यूज कर सकती है। तो ये चीज़ें किसके लिए थी, स्पेशल महिलाओं के लिए थी। तो रोम की जो महिलाओं की संपत्ति के स्वामित्व व संचालन के व्यापक कानूनी अधिकार थे। मतलब ये कह रहा है कि उनको अच्छे खासे अधिकार प्राप्त थे प्रॉपर्टी को लेकर, अपने पिता की प्रॉपर्टी की हिस्सेदारी होती थी वो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो एज थी, वो एज क्या थी। हाँ, पहली बात ये कि अगर शादी भंग करनी हो, शादी नहीं रखनी है, तलाक लेना है, तो बहुत ही इजी था। बट मैसेज पहुंचाना था उसको अपने पति तक, शादी भंग करने का, और पति को पत्नी तक, बस मैसेज पहुंचते शादी भंग। कोई ज़्यादा इश्यूज़ वाली बातें नहीं थी, कोर्ट कचहरियों वाला काम नहीं था, ठीक है। दूसरी ओर जो पुरुष की एज बताई गई वो 28 से 29 और 30 से 32 थी, और जो लड़कियों की एज थी वो 16 से 18 और 22 से 23। काफ़ी डिफरेंट है एज में। क्या डिफरेंट है, 28 से 29 और 30 से 32, और उनके बाद 16 से 18 और 22 से 23। काफ़ी सारा डिफरेंट एज में, ठीक है। और आगे चीज़ें क्या बताई जा रही है इसमें कि पति और पत्नी के बीच आयु का अंतराल बना रहता था। इससे असमानता को कुछ बढ़ावा मिला। क्या बढ़ावा मिला कि परिवार द्वारा नियोजित होते थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि महिलाओं पर उनके पति अक्सर हावी हुआ करते थे। हावी क्यों होते थे, भाई मेरी ही मानो, मेरे अधिकार में ही चलो, मैं तेरे से इतना बड़ा हूँ, मेरी बात मानो, ऐसी कोई चीज़ें। तो एक राइटर है, एक इतिहासकार है, महान कैथोलिक बिशप ऑगस्टिन, ठीक है। एक बिशप है, कैथोलिक बिशप ऑगस्टिन, जिन्होंने अपना अधिकांश जीवन उत्तरी अफ्रीका में बिताया है, ठीक है। उसने लिखा है कि उनकी माता की उनके पिता द्वारा नियमित रूप से पिटाई होती थी। भाई जो ये बिशप है, ये क्या कह रहा है कि जो मेरे पिता द्वारा मेरी माता की नियमित पिटाई होती, और मैंने आसपास की और पत्नियों को भी देखा है, उनकी बॉडी पर भी बहुत सारे निशान मिलते थे, उनकी भी बहुत सारी पिटाई होती थी, और इसके लिए कोई रूल कानून नहीं था कि उनको बचाया जा सके या उनको कोई अधिकार बचने का नहीं था, ठीक है। और हालांकि संपत्ति का अधिकार था, बट ये पिटाई वगैरह के मैटर में वो ज़्यादा आवाज़ नहीं उठा सकती थी। उसके बाद क्या था कि पिता का अपने बच्चों पर भी अत्यधिक कानूनी अधिकार था, ठीक है। पिता का अपने बच्चों पर भी कानूनी अधिकार था। कभी तो दिल दहलाने वाली बातें होती थी। क्या दिल दहलाने वाली बातें होती थी कि जो पिता है उसके हाथ में होता था अपने बच्चे को वो मारे या अपने बच्चे को जिंदा रखना चाहे। भाई ये तो गलत बात है, अपने बच्चे को मारता कौन है। बट उस टाइम क्या था कि पिता को अगर गुस्सा आ जाए या फिर वो नहीं चाहता, उनकी बात ना माने, तो उसको मार भी सकता था, ठीक है। इतना अधिकार था। एक बार तो क्या घटना हुई कि एक पिता ने अपने पुत्र को इतनी ठंड में छोड़ दिया कि उसको तड़प तड़प के मृत्यु हो जाए। तो इतना ज़्यादा ऐसा समाज था, मतलब अधिकार थे पिता के लिए बहुत ज़्यादा। साक्षरता की बात आती है तो वो ये कुछ काम चलाओ टाइप थी, ठीक है। काम चलाओ साक्षरता ज़्यादा नहीं थी, कुछ लिमिटेड सी थी, भाई काम चल जाए। उसके बाद
जैसे कहते हैं ना कि बड़ी औरतों को बस थोड़ा बहुत हिसाब किताब आता है, बस हाँ यूँ काम चल जाए, तो वो चीज़ें होती है इसमें। तो इनको क्या था कि थोड़ी बहुत ही एजुकेशन थी, ज़्यादा एजुकेशन नहीं थी। उदाहरण थे पोम्पोई नगर में जो 79 ईस्वी में ज्वालामुखी फटने से दफन हो गया था। पूछे कौन सा नगर रोम का ज्वालामुखी फटने से दफन हो गया था, तो पोम्पोई नगर। इस बात का ठोस प्रमाण मिलता है कि वहाँ काम चलाऊ साक्षरता थी, वहाँ से इसके क्या एविडेंस मिलते हैं। पोम्पोई की मुख्य गलियों की दीवारों पर अंकित विज्ञापन और समूचे शहर में अभिरेखण पाए गए हैं। मतलब जो भी उनकी गलियों में दीवारों पर जो कुछ भी लिखा हुआ है उससे ही अंदाज़ा लगाया वहाँ की साक्षरता का। इसके अपोजिट, इसके विपरीत मिस्र में आज भी सैकड़ों पेपायरस बचे हुए हैं जिन पर अत्यधिक औपचारिक दस्तावेज जैसे कि संविदा पत्र आदि लिखे हुए हैं। ये दस्तावेज आमतौर पर व्यावसायिक लिपिकों द्वारा लिखे गए हैं। ये दस्तावेज अक्सर हमें यह बताते कि अमुक व्यक्ति कै अथवा कै पढ़ या लिख नहीं सकता था, किंतु यहाँ भी साक्षरता निश्चित रूप से कुछ वर्गों के लोगों में अपेक्षाकृत व्यापक थी। ये क्या कह रहा है कि इसके अपोजिट मिस्र में तो बहुत सारे दस्तावेज पाए गए हैं जिनमें काम मतलब पढ़ाई लिखाई का काम लिखा गया है, पर जो अमुक व्यक्ति होता था वो कै और कै भी नहीं पढ़ सकता था। मतलब ये कह रहा है कि यहाँ पर एजुकेशन थी मिस्र में, पर यहाँ भी कुछ लिमिटेड लोगों के पास ही थी जो प्रशासन को चला रहे थे, फौजी थे, अधिकारी थे, ठीक है, वो चीज़ें हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। रोमन साम्राज्य में संस्कृति विविधता भी बहुत दिखाई दी है। मतलब ये कह रहे हैं कि कल्चर्स भी डिफरेंट टाइप का था। कहाँ पे? रोमन में। तो रोमन साम्राज्य में विविधता के कई रूप दिखाए गए हैं। धार्मिक संप्रदाय हैं, देवी देवताओं की विविधता है, अलग अलग देवी भगवान माने जाते थे, बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी अलग अलग वेशभूषाएं हैं, तरह तरह के भोजन हैं, सामाजिक संगठन है, ठीक है। यहाँ तक कि उनकी बस्तियों में अनेक रूप है। अरामाइक निकटवर्ती पूर्व कम से कम फ्रांस का प्रमुख भाषा समूह है। मिस्र में कॉप्टिक, उत्तरी अफ्रीका में प्यूनिक तथा बर्बर और स्पेन के तथा उत्तर पश्चिमी के केल्टिक भाषा बोली जाती थी। तो ये लैंग्वेज बता रहे हैं, दोबारा देखिए लैंग्वेज को, कि अरामाइक निकटवर्ती पूर्व कम से कम के पश्चिम, मतलब ये फ्रात नदी के पश्चिम में था। यहाँ पर भाषाओं का समूह पाया गया है। मिस्र में कॉप्टिक लैंग्वेज, उत्तरी अफ्रीका में प्यूनिक, याद रखना मिस्र में कप से मिस्री डाल के कप से पीते थे, अफ्रीका में प्याले से पीते थे, प्यूनिक है, और बर्बर और स्पेन तथा उत्तर पश्चिमी में केल्टिक भाषा बोली जाती थी। बर्बर, स्पेन, उत्तर पश्चिम में केल्टिक भाषा। तो तीनों याद रखना, मिस्र में कॉप्टिक, अफ्रीका में प्यूनिक तथा बर्बर, स्पेन और उत्तर पश्चिम में केल्टिक लैंग्वेज बोली जाती थी। परंतु इनमें बहुत सी भाषाएं संस्कृतियाँ पूर्णतः मौखिक थी, मतलब सिर्फ लिखी नहीं जाती थी, बोली जाती थी। वे कम से कम तब तक मौखिक रही जब तक उनके लिए एक लिपि का आविष्कार नहीं हुआ। मतलब जब तक वो मौखिक रही, जब तक कोई लिपि नहीं बनी, तब तक वो सिर्फ बोलचाल में ही रही। जब लिपि बन गई तो वो लिखी जाने लगी, ठीक है। आर्मियाई जो आर्मी लैंग्वेज थी ना, ये कह रहे हैं कि ये भाषा ओनली कैसी चल रही थी, इसे मौखिक रूप से चल रही थी। जो आर्मीनियाई भाषा है ना, इसको जब लिखना शुरू किया वो 5वीं शताब्दी में लिखना शुरू किया था, 5वीं शताब्दी में, ठीक है। उससे पहले कैसे चल रही थी, ये मौखिक चल रही थी। ये पिक्चर्स दिखाई गई है भाई, पिक्चर्स में क्या है, ये जो फर्स्ट वाली पिक्चर्स है इसमें दिखाई गई है, इसके आसपास सभी लोग खड़े हुए हैं, ठीक है। ये कौन है, ये इसके फैमिली मेंबर है। सीरिया के इस अभिलेख से पता चलता है कि जहाँ लोग दिखाए गए वहाँ राजा अबगर की पत्नी और परिवार के सदस्य, जो राजा अबगर है उसकी पत्नी और उसकी फैमिली मेंबर्स है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर है। नेक्स्ट पिक्चर में क्या दिखाया गया कि ये पोम्पोई का एक मदिरा नगर है, ठीक है। मदिरा व्यापारी है जो शराब वगैरह बनाते हैं, व्यापार करता है, उसका ये भोजन कक्ष है और उसमें कमरे की दीवार पर मिथक पशु बने हुए हैं। बस इस पैराग्राफ में यही बताया कि जो अरामाइक लैंग्वेज है वो बहुत देर बाद 5वीं शताब्दी में लिखी गई और 3री शताब्दी के मध्य बाइबल का कॉप्टिक भाषा में लैंग्वेज हो गया। कह रहे कि ये भाषा तो 5वीं शताब्दी में लिखी गई, बट बाइबल का तो इससे पहले ही अनुवाद हो चुका कॉप्टिक भाषा में। लातीनी भाषा के प्रसार में उन भाषाओं में लिखित रूप का स्थान ग्रहण कर लिया जिनका पहले व्यापक प्रसार था, ठीक है। ऐसी ऐसी ये चीज़ें बताई गई है। नेक्स्ट चलते हैं आर्थिक विकास पर। आर्थिक विस्तार मतलब जो उनकी इकोनॉमिक चीज़ें कैसी थी, कहाँ तक फैली होती और किस किस चीज़ का वो व्यापार करके पैसा अर्निंग किया करते थे। तो देखिए, साम्राज्य के बंदरगाहों, खानों खदान, ईंट भट्टे, जैतून के तेल की फैक्ट्रियाँ आदि काफ़ी अधिक थे।
ठीक है। तो ये जो भट्टे बता रहे हैं, बंदरगाह खान, खदान, ईंट भट्टे, जैतून के तेल की फैक्ट्रियाँ काफ़ी संख्या में थी, जिससे आर्थिक आधारभूत ढांचा और जिनसे उनकी इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। गेहूँ, शराब, अंगूरी शराब, जैतून का तेल, ये व्यापार में यूज होती थी, ठीक है, व्यापारिक मदें थी जिनका अधिक मात्रा में उपयोग होता था, और ये मुख्यतः स्पेन, गैलिल प्रांत, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र तथा अपेक्षाकृत कम मात्रा में इटली से आती थी। ये कह रहे इन लोगों से तो अधिक आती थी, इन एरिया से तो अधिक आती थी, स्पेन, गैलिक, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र से थोड़ी मिस्र से भी आती थी, इटली से थोड़ी कम आती थी बस। तो इनका क्या होता था, व्यापार होता था आपस में। जहां इन फसलों के सर्वोत्तम स्थिति उपलब्ध थी, शराब, जैतून का तेल, अन्य तरल पदार्थों की ढुलाई मटके या कंटेनरों में होती थी। जैतून का तेल और शराब की जो ढुलाई होती थी वो मटके या कंटेनरों में होती थी, जिन्हें एम्फोरा बोला जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी, एम्फोरा किसे बोला जाता था, जिसमें शराब, जैतून का तेल आदि डाला जाता था। मटके या कंटेनर को एम्फोरा बोला जाता था, क्योंकि इन मटकों के टूटे हुए काफ़ी सारे अवशेष मिले। करीबन 5 करोड़ से अधिक मटके मिले हैं, ठीक है। कहाँ से, मोंटी टेस्टेक्यो स्थल से। जो साइट है मोंटी टेस्टेक्यो, मतलब यहाँ से बहुत ज़्यादा टेस्ट कर करके मटके मिले हैं, तो मोंटी मोटे मोटे मटके मिले हैं, मोंटी टेस्टेक्यो से 5 करोड़ क्या मिले हैं, मटके मिले हैं, इनके टुकड़े मिले हैं, और उनके जोड़कर ही बताया गया कि ये कंटेनर थे, ठीक है। उसके बाद इनमें ही सामान ले जाया जाता था, ये भी सर्च किया, और ये कहाँ बने हुए हैं, कौन सी मिट्टी से बने हुए हैं, कौन से पुरास्थल पे बने हुए हैं, उन सारी चीज़ों की जानकारी मिली है। इन सब लाइनों में ऐसा लिखा हुआ है कि कौन सी मिट्टी के बने हुए, कौन से स्थल पर बनाए गए हैं। इतिहासकारों ने, पुरातत्वविदों ने सारी जानकारी प्राप्त की है इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि स्पेन में जैतून के तेल निकालने का उद्यम, मतलब स्पेन है ना जो जगह, वहाँ पर जो जैतून के तेल निकालने का जो कार्य था वो 140 से 160 ईस्वी पूर्व वर्षों में अपने चरम पर, मतलब काफ़ी ऊपर था, काफ़ी नाम कमा रहा था। स्पेन से उत्पादित जैतून का तेल मुख्यतः रूप से ऐसे कंटेनरों में ले जाया जाता जिन्हें ड्रेसल 20 कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या, कि जैतून का तेल जिन कंटेनरों में ले जाया जाता था उन्हें क्या कहा जाता था, उनका मतलब क्या नाम डाला हुआ था, ड्रेसल 20। वैसे तो उनको एम्फोरा बोला गया, जिनमें तेल वगैरह डाला गया एम्फोरा, बट ये क्या कहा गया, उनका क्या नाम डाला गया था, जैसे नाम डाल देना B20, C20 ऐसे करके, तो ड्रेसल 20 नाम डाला गया, क्योंकि इसकी जो खोज है वो हेनरिक ड्रेसल द्वारा की गई थी, ठीक है। बस इसी वजह से इसकी जो खोज है वो हेनरिक ड्रेसल नामक पुरातत्वविद द्वारा की गई थी, जिसमें इस किस्म के कंटेनरों का रूप सुनिश्चित किया गया। ड्रेसल 20 नामक कंटेनरों के अवशेष भूसागरीय क्षेत्र में अनेक उत्पादित उत्खनन पाए गए थे। ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, स्पेन में जैतून के तेल का उत्पादक अपने इतालवी प्रतिद्वंदियों के तेल के बाजार से छीनने में सफल हुआ। कह रहे हैं कि जो स्पेन में जो तेल का उत्पादन होता है ना जैतून का, उसके जो अपोजिट पार्टी थी, जो उसके अपोजिट देश थे, जो उसके साथ कंपटीशन कर रहे थे, तो उसने क्या किया था, उस कंपटीशन में सबसे ऊपर चला गया था। कौन, स्पेन। ऐसा तभी संभव हुआ जब स्पेन के उत्पादकों ने अपेक्षाकृत कम कीमतों और बेहतर गुणवत्ता वाला तेल बेचा होगा। दूसरे, हाँ, ये क्या कह रहा है कि उन्होंने क्या किया, अपोजिट वाले ने कम कीमतों पर बेहतर तेल बेच दिया, जिससे वो कंपटीशन में स्पेन को हरा पाए। दूसरे शब्दों में भिन्न भिन्न प्रदेशों के जमींदार एवं उत्पादक अलग अलग वस्तुओं का बाजार हथियाने के लिए, बस यही कह रहा है कि आपस में बस कंपटीशन हो रहा है, व्यापार हो रहा है तेल के लिए, अलग अलग वस्तुओं के लिए। वो चाहता है मेरे से चीज़ें खरीदे, वो चाहता है मेरे से चीज़ें खरीदे, ठीक है। तो ये लंबे टाइम तक ये जैतून के तेल का व्यापार चलता रहा, और आपस में कभी कोई किसी को कंपटीशन में हरा दे, कभी कोई ऊपर चला जाए, ये सारी चीज़ें चलती रही, ठीक है। बस इनमें आपस में कंपटीशन होता ही रहता था, ये चीज़ें चल रही थी। उसके बाद क्या है कि जो साम्राज्य के अंदर के बहुत सारे क्षेत्र आते थे, ठीक है, अपनी असाधारण उर्वरता के कारण बहुत प्रसिद्ध थे, जैसे इटली में कैम्पोनिया, सिसिली, मिस्र में फ्यूम, गैलिली, बाइजेकियम। ये सारी क्या है, एरियो के नाम है। इटली में कैम्पोनिया, सिसिली, मिस्र में फ्यूम, गैलिली, बाइजेकियम।
दक्षिणी गोल, इनको क्या बताया, बाइटिका मतलब दक्षिणी स्पेन। क्या बताया जा रहा है कि लेखक के अनुसार, स्ट्रैबो और प्लिनी के अनुसार ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या थी, जनसंख्या थी, घनी आबादी थी और घना सारा इनके पास धन था। ठीक है, तो ये क्या थे, बहुत ज़्यादा धनी थे और बहुत ज़्यादा एरिया पर इनकी आबादी थी। इन एरियो को बताया गया। क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सी एरियो में बहुत ज़्यादा आबादी थी या बहुत ज़्यादा क्या रहा है, बहुत ज़्यादा धन रहा है, तो किसने बताया ये बातों को, स्ट्रैबो और प्लिनी ने पूरी स्टेटमेंट डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सिसिली और बाइजेकियम रोम में भारी मात्रा में गेहूं का निर्यात होता था और सबसे बढ़िया किस्म की अंगूरी शराब है वो भी कैंपेनिया से मिलती थी। जो दारू है आपकी, ठीक है, वोडका मिलती है, वो सबसे बढ़िया कहाँ मिलती थी, अंगूरी शराब कैंपेनिया में मिलती थी। तो आपसे पूछा जाए सबसे अच्छी शराब कहाँ मिली, इटली के कैंपेनिया में मिलती है। सिसिली और बाइजेकियम रोम को मात्रा में गेहूं निर्यात करता था। सिसिली और बाइजेकियम ये जो दोनों एरिया है रोम में थे, रोम को भारी मात्रा में गेहूं का निर्यात करते थे। गैलीली की गहन खेती की जाती थी, मतलब जो गैलीली एरिया है उसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छी खेती की जाती थी। जो ऊपर ये सारे के सारे नाम बताए गए ना, तो इनमें विशेषता बता रहे हैं कि क्या कुछ खास बातें थी, शराब कहाँ से मिलती है, भारी मात्रा में गेहूँ कहाँ से मिलता है, अच्छी खासी खेती कहाँ होती थी, ये सारी चीज़ें बताई गई है। इतिहास का जोसेफस ने लिखा है, इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई ये, इतिहास का जोसेफस, ये स्पेशली दे दे आपको, स्टेटमेंट दे दे कि जोसेफस ने क्या लिखा है कि एक अगर किसी एक के पास एक छोटा सा भी ज़मीन का 1 इंच भी टुकड़ा होता था ना, तो उस टेक्निक को यूज करके वहाँ पे खेती की जाती थी और जितना ज़्यादा हो सके वहाँ पे आमदनी या अर्निंग की जाती थी। स्पेन का जैतून का तेल स्पेन के दक्षिण के ग्वाडलक्विवर नदी के किनारों के साथ साथ बसी अनेक जमींदारियों से आता था। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो जैतून का तेल है ना, वहाँ नदी के आसपास के एरियो से आता था। दूसरी ओर रोम क्षेत्र में अनेक बड़े बड़े हिस्से बहुत ही कम उन्नत अवस्था में थे। उदाहरण थे नुमीडिया, देहाती एरिया बताया गया। ठीक है, आधुनिक अल्जीरिया है, नुमीडिया, आधुनिक अल्जीरिया। आप साथ साथ नोट्स बनाइए क्योंकि नाम है थोड़े से टफ है, उन नाम के लिए आपको एक बार नोट्स जरूर बनाना पड़ेगा। तो क्या कह रहा है कि रोम में कुछ एरिया ऐसे भी थे जो उन्नत नहीं थे, ये तो हमने बता दिया, जहाँ पे उर्वरता बहुत अच्छी थी। ठीक है, कौन कौन से एरिया में क्या क्या चीज़ें, कहाँ शराब थी, कहाँ गेहूँ था, कहाँ खेती होती थी। इतिहासकार ने क्या कहा कि यहाँ पे क्या हुआ कि एक छोटे से इंच के टुकड़े पर भी खेती कर लेते थे और नदी के किनारों के आसपास जमींदारी वो जैतून का तेल होता था। और दूसरी ओर बता रहा है कि अमीर लोग भी थे या अमीर एरिया भी थे, साथ साथ में कम उन्नत अवस्था के एरिया भी थे, जिनमें नुमाडिया जो आधुनिक अल्जीरिया का देहाती क्षेत्र ऋतु प्रवास, मतलब इधर से उधर घूमते रहते थे। अपनी एक छोटी सी झोपड़ी होती थी, उसको उठा उठा के इधर से उधर घूमते रहते थे क्योंकि उनके पास ज़्यादा कोई सुविधा नहीं थी। जहाँ भी उनको खाना पीना या काम मिलता था वहीं चल देते थे। तो वो कहाँ मिलते थे, वो एरिया नुमीडिया, आधुनिक अल्जीरिया में। ठीक है, और झोपड़ी वो साथ साथ रखते थे ना, उन झोपड़ियों को मैपालिया कहते थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अभी, पूछ लेंगे कि मैपालिया किसे कहा गया, झोपड़ियों को। उठाए इधर उधर घूमते रहते थे, लेकिन जब उत्तरी अफ्रीका में रोमन जागीरों का विस्तार हुआ तो वहाँ चरागाह की संख्या में भारी कमी आई और खाना बदोश चरवाह की आवाजाही पहले से नियंत्रण में हो गई। तो धीरे धीरे चीज़ें क्या होने लगी, चेंज होने लगी और उत्तरी क्षेत्र बहुत कम विकसित था और अधिकतर केल्टिक भाषा के किसान यहाँ रहते थे। अगर पूछा जाए कि किसान जो लैंग्वेज बोलते थे वो कौन सी लैंग्वेज थी, वो केल्टिक भाषा थी और वे पहाड़ियों की चोटी पर अपना गांव बसा लेते थे और उन गांव को कैस्ट्रेला कहा जाता था। कितने सारे क्वेश्चन निकल रहे हैं कि पहली बात वो झोपड़ियाँ रखते थे, झोपड़ियों को मैपालिया कहते थे। ठीक है, वो चारागाह थे, खाना बदोश थे, इधर उधर घूमते रहते थे क्योंकि उनके पास कोई ठिकाना नहीं था। ठीक है, उसके बाद जो गांव में किसान रहते थे उनको केल्टिक लैंग्वेज वो जो लैंग्वेज बोलते थे वो केल्टिक लैंग्वेज बोलते थे। ठीक है, उसके बाद क्या होता था, वो कहाँ रहते थे, चोटियों पर बसे हुए गाँव होते थे उनके, और उनके जो गाँव को कैस्ट्रेला कहा जाता था। हम रोम साम्राज्य के बारे में सोचने समझने का प्रयास करें तो हमें इन असमानताओं को कभी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। आगे चलते हैं, बस इसमें यही बता रहा है कि वो सारी लैंग्वेज थी, उनकी अलग अलग भाषाएं बोलते थे, कहाँ रहते थे, क्या चीज़ें थी, वो सब। अब ये क्या बता रहा है कि आप ये मत सोचिए कि प्राचीन दुनिया थी तो वो बहुत बैकवर्ड थी, बहुत ही पिछड़े हुए थे। ऐसा कुछ भी नहीं है, पिछड़े हुए नहीं थे। स्थिति क्या थी, कुछ अपोजिट थी, विपरीत थी। भूमध्य सागर के आसपास पानी की शक्ति का तरह तरह से यूज़ कर रही थी।
इस काल में जल शक्ति से मिले बहुत सारी चीज़ें मिली है। जल शक्ति से चलाने की प्रौद्योगिकी और खासी प्रगति हुई है। सोने चांदी की खानों से जल शक्ति की खुदाई हुई है। ठीक है, पहली तथा दूसरी शताब्दी में बड़े भारी, मतलब ये कह रहा है कि पिछड़ा हुआ नहीं था, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस थी। खदानें, सोने चांदी की खदानों में जल शक्ति की खुदाई हुई है। उसके बाद क्या, काफ़ी औद्योगिक पैमाने थे, काफ़ी स्तर ऊंचा था इनका, और बैंकिंग व्यवस्था, वाणिज्य व्यवस्था भी इनकी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो वो चीज़ इसमें बताई गई है। नेक्स्ट रहेगा दासों पर नियंत्रण। दासों पर कैसे नियंत्रण किया जाता था वो चीज़ें देखिए कि भूमध्य सागर के निकटवर्ती पूर्व दोनों ही क्षेत्रों में दासता की जड़ें बहुत गहरी थी। ठीक है, ये तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि यहाँ दासता की जो प्रथा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, काफ़ी गहरी थी। ईसाई धर्म राजधर्म बनने के बाद भी इस दासता में कोई भी क्या आया, कोई भी सुधार नहीं आया। ठीक है, बाद में क्या होता है, एंडिंग स्टेज पर चले जाते हैं, ये जो राजधर्म बन जाता है आपका, क्या आपका ईसाई धर्म राज्य धर्म बन जाता है। तो उसके बाद भी इस चीज़ में कोई चेंज नहीं आई। ठीक है, रोम की अर्थव्यवस्था में अधिकांश श्रम दासों द्वारा ही किया जाता था, तथापि यह बात गणतंत्रीय काल में इटली के मामले में सही हो सकती है, जहां ऑगस्टस के शासनकाल में इटली में कुल 75 लाख की आबादी में 30 लाख दास थे। ठीक है, 75 लाख तो टोटल आबादी है, उसमें 30 लाख दास है, सोच के देखिए। किंतु समृद्ध साम्राज्य की ऐसी स्थिति नहीं थी। उन दिनों दासों की पूंजी निवेश की दृष्टि से देखा जाता था। दासों को किस दृष्टि से देखते थे, पूंजी निवेश की दृष्टि से। ठीक है, कि पैसा अर्निंग हो रही है इनसे, तो काम ले रहे हैं। कम से कम रोम में एक लेखक ने तो जमींदार को ऐसे संदर्भ में और उनके गुलामों का इस्तेमाल न करने की सलाह दी। ये कह रहे कि इतने ज़्यादा राइटर थे। ठीक है, किसी एक भी राइटर, सिंगल राइटर ने ये नहीं कहा कि आप इनके साथ ये अन्याय मत करो। ठीक है, जहाँ फसल की कटाई बहुत बड़ी संख्या में होती थी, जहाँ स्वास्थ्य, मलेरिया जैसी बीमारियाँ नुकसान पहुँच सकता था, ऐसे विचार दासों के प्रति सहानुभूति नहीं दिखाई, बल्कि हिसाब किताब पर ही आधारित रहता था कि हिसाब हिसाब है, बीमारी फैले या बीमार हो रहे, आपका परिजन मिले मरे, हमें कोई मतलब नहीं है। एक और जहां उच्च वर्ग के लोग दासों के प्रति क्रूरता से व्यवहार करते थे, वहीं दूसरी ओर साधारण लोग उनके प्रति सहानुभूति रखते थे। नीरो के शासनकाल में घटी एक प्रसिद्ध घटना के बारे में इतिहासकार ने बताया। ठीक है, आप इसको देख लीजिए कि क्या इसमें कहानी में रहा है, क्या कुछ बातें बताई गई, कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा बस ऐसे हाईलाइट किया गया चीज़ों को। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद आपके जब पहली शताब्दी में शांति स्थापित होने के साथ लड़ाई झगड़े कम हो गए थे, तो दासों की आपूर्ति में कमी आने लगी थी। ये क्या कह रहे हैं कि जब युद्ध हुआ ना, तो क्या हुआ, दास कम हो गए। दास कम होने के बाद क्या हुआ, उन दासों की ज़रूरत पड़ी और दास प्रजनन अथवा वेतन भोगी मजदूरों जैसे विकल्प का सहारा लेने लगे। प्रजनन, ये आप देख सकते हैं, प्रजनन का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा दासियों से पुत्र प्राप्त होना, तो वो दास ही बनेंगे। ठीक है, तो प्रजनन व्यवस्था की गई। वेतन भोगी मतलब भाड़े पर मजदूर रखे गए कि भी काम करो और चले जाओ। वो जो भाड़े पर रखे गए मजदूर है वो डेली रूटीन के दासों से ज़्यादा सस्ते पड़ते थे, क्योंकि जो दास थे डेली वाले वो क्या करते थे, उनको खाना पीना भी दिया जाता था, अपने पास रखा जाता था, कपड़े वगैरह भी दिए जाते थे, वो ज़्यादा महंगे पड़ते थे, तो सब बाद में ये वाले दास रखने लगे। ठीक है, ये चीज़ें थी। ये कह रहा है कि कोई भी ऐसा राइटर नहीं था, किसी ने भी दासों के लिए आवाज़ नहीं उठाई, उल्टा दासों के लिए 2-4 बातें ही बताई है। कि मालिक, ये कह रहा है कि एक जो राइटर है वो कोलुमेला, इसने सिफारिश की कि मालिकों को और जमींदारों को ज़्यादा से ज़्यादा औजार रखने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब टेक्निक रखनी चाहिए कि जो मज़दूर है वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं, तो इसलिए क्या करना चाहिए, उनको कम से कम रखना चाहिए। ठीक है, और अगर रखे भी तो एक क्या करें, रखे भी तो उनको एक ग्रुप में बना कर रखें, भी 10-10 रखें और ज़्यादा भीड़ भड़ाका ना, कि जिससे वो काम चोर हो, पता ही नहीं चले, काम करे। एक ग्रुप बना कर रखें, उन पर इंस्ट्रक्शन रखें, ध्यान दे कि वो काम कर रहे हैं ना करे। समझ रहे हो ना आप चीज़ों को, कि एक तरह से इन पे कंट्रोल किया जाए, ध्यान दिया जाए। ये किसने कहा, ये कोलुमेला ने ये बातें बताई गई है कि इस जमींदारों को इसने सजेस्ट किया या मालिकों को सजेस्ट किया कि 10 श्रमिकों का 10-10 श्रमिकों का एक समूह बनाया जाए, और दावा किया कि छोटे समूह में यह बताना अपेक्षाकृत आसान होगा कि कौन काम कर रहा है और कौन काम चोर है। इससे पता चलेगा कि निरुश्रम प्रबंध का विस्तार विचार कैसा है। ठीक है, तो इन बारे में एक राइटर ने, वरिष्ठ पिलनी, जो पिलनी हम नाम सुनते आ रहे हैं,
इसने एक बात बताई कि काफ़ी निंदा की कि क्या है ये काम, अगर आप उनसे काम करवा रहे हैं तो उनको जंजीरों में क्यों बांधा हुआ है, जंजीरों में क्यों डाला हुआ है, उनको फ्रीडम जंजीरों से क्यों नहीं दी जाती। तो इसके लिए काफ़ी घृणा की जाती है, ऐसे तरीके कठोर और क्रूर प्रतीत होते हैं। तो दासों के लिए ये चीज़ें बताई गई थी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं फैक्ट्रियों में जो रूल्स रेगुलेशन थे, कानून थे, वो क्या थे, नियंत्रण थे। दासों पर काफ़ी नियंत्रण किया जाता था, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल था। वरिष्ठ प्लिनी ने सिकंदरिया के फ्रांसिस से, ठीक है, फ्रैंकिनसेस एक कोई नगर का नाम है, ये एरिया है सिकंदरिया की, फ्रैंकिनसेस फैक्ट्री का नाम है ये, यानी सुगंधित रोल की फैक्ट्री, मतलब जहाँ से सुगंधित राल जो चीज़ थी सुगंध उठाने वाली, किसी भी चीज़ में डाली गया केमिकल में डाला जाए, ठीक है, तो खुशबू वाली चीज़ बनाई जाती थी। एरिया था सिकंदरिया की फ्रैंकिनसेस से, ठीक है, तो एक फैक्ट्री का नाम था। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये चीज़ बनाई जाती थी और यहाँ पे जो कामगार थे, मजदूर थे, काम क्या करते थे, उनके लिए बहुत ही क्या था, स्ट्रिक्ट रूल थे। तो प्लिनी ने बताया है कि इनको एप्रिनों पर एक सील लगा दी जाती थी, मतलब पूरा सील कर दिया जाता, सिर पर गहरी जाली, मास्क, नेट ये पहना दिया जाता था, और अगर बाहर जाना होता था फैक्ट्री से इनको उतार के जाना होता था। जो मजदूर थके थके रहते थे उनको नापसंद किया जाता था। ठीक है, उसके बाद क्योंकि इसके एग्जाम्पल मिले हैं कि मिस्र के राज्य देश में मिस्र के किसान कई बार ऐसे देखे गए हैं कि वो गांव को छोड़कर जा रहे होते हैं क्योंकि लोग उन्हें पसंद नहीं करते। ठीक है, ये चीज़ें दिखाई गई हैं। मतलब कुल मिला के बहुत ज़्यादा नियंत्रण था दासों पर, बहुत ज़्यादा काम करने वालों पर नियंत्रण था, कंट्रोल था। ठीक है, और ये कहते हैं कि कारखाने में कानून था 398 के मतलब तहत 398 के तहत क्या था कि अगर कोई भी वहाँ पे मजदूर है, वो दास है, तो उसको दागा जाए। जैसे घोड़ों को नहीं दागा जाता था, उनको दागा जाए, मतलब इतना बुरा हाल था उनके साथ, कहीं वो भाग ना जाए, वो कर्जदार है, वो पैसा लेके भाग ना जाए, क्योंकि उनके ऊपर कर्ज है, उनके माँ बाप ने उनको छोड़ा हुआ है। जब तक उनके माँ बाप का ऋण या उनका ऋण नहीं उतरता, उनको कहीं नहीं जाने देना, तो वो जा नहीं सकते थे, उनको से ज़्यादा काम किया जाता था। ठीक है, तो ये कानून था 398 के कानून में कहा गया कि कामगारों को दागा जाता था ताकि यदि वे भागने और छिपने का प्रयत्न करें तो उन्हें पहचाना जा सके। तो ये चीज़ें बताई गई है इसके अंदर। उसके बाद इन पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण था और हजारों की संख्या में आत्मसमर्पण कर देते थे। दास क्यों कर देते थे? क्योंकि भाई हम कर्जदार हो गए, हम आपका कर्ज नहीं उतार सकते और ज़िंदगी भर आपकी गुलामी कर सकते हैं, ये चीज़ें कर सकते हैं। और कई पेरेंट्स तो ऐसे होते थे, अपने बच्चे को 25 साल का हो गया उनके पास छोड़ देते थे कि ठीक है अब हमारा ऋण हमारा बच्चा उतारेगा और आप इनको रख लीजिए। तो इसमें बताया गया कि ऑगस्टीन ने एक बार एक वकील से पूछा पत्र में, क्या अगर उसका पेरेंट्स मर जाता है तो क्या उन बच्चों को हम फ्री कर दें? बच्चे को जब उनके पेरेंट्स ही मर गए जिनका ऋण वो उतारने के लिए, क्या उनको फ्री कर दे? तो कहीं ना कहीं इसमें ये चीज़ें बताई गई है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। उसके बाद आते हैं सामाजिक श्रेणियाँ। समाज की श्रेणियों में जाते हैं। सामाजिक श्रेणियाँ क्या थी कि समाज कैसे कैसे बटा हुआ था, किन किन पार्टों में बटा हुआ था। सबसे मेन पार्ट कौन सा था? तो इतिहासकार टेसीटस क्या कह रहा है कि समाज है सबसे पहले सीनेटर आता था। सबसे फर्स्ट नंबर पे सीनेटर आते थे, जो पैट्रस शाब्दिक अर्थ पिता, जिनका शाब्दिक अर्थ क्या बोला गया? पिता, जो एक तरह से उनके बेटे इस वर्ग में आते थे, बाद में उनके बेटे इस वर्ग में आते, हेरिडिटी के अकॉर्डिंग चलते रहते थे। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे आते थे सीनेटर। उसके बाद अश्वारोही वर्ग था। उसके बाद जनता का एक सम्मानीय वर्ग था जिनका संबंध महान घरानों से था। ठीक है, उसके बाद अगले नंबर पे, लास्ट नंबर पे आते फूहड़ निम्नतर वर्ग। फूहड़ नाम से पता ना कितना फूहड़ सा काम करता है, ऐसा बोलते ना हरियाणवी में लैंग्वेज में, मतलब कमीनकारू बोला गया इनको। जो निम्न वर्ग होता था ना सबको, उनको फूहड़ वर्ग, निम्न वर्ग और कमीनकारू या फिर प्लेबस सोडिडा। ठीक है, तो ये चीज़ें कैसी लग रही है आपको? बहुत टफ सी लग रही है ना, बट आप कॉपी में साथ साथ लिखोगे कि भाई किसने बताया समाज के बारे में? 3 पार्ट है। किसने बताया? टैसीटस ने। पहली चीज़ें, समाज का पहला पार्ट कौन सा है? सीनेटर। दूसरा पार्ट अश्वारोही। फिर जनता का सम्मानीय वर्ग। सबसे निम्न वर्ग को बोला गया है फूहड़ निम्न वर्ग, या उनको कमीनकारू या फिर फ्लेबस सोडिडा, ये चीज़ें बोली गई है। ये निम्न वर्ग वाले लोग क्या करते थे? सर्कस दिखाते थे, थिएटर में तमाशा दिखाते थे, ये वाला काम करते थे। ठीक है, 3वीं शताब्दी के प्रारंभ में सीनेट के सदस्य 1000 थी। मैं ये कह रहा है कि जो सीनेट की सदस्य थी वो 1000 थी और 50% इतालवी परिवारों से लोग रहते थे। 4वीं शताब्दी के प्रारंभ में कॉन्स्टेंटाइन प्रथम, ये एक राजा का नाम है, सम्राट का नाम है, कॉन्स्टेंटाइन प्रथम काल के आरंभ में हुआ। क्या हुआ? ये जो
सीनेटर का जो उत्पन्न होना, सीनेटर वर्ग का पैदा होना। ठीक है, टैसिटस का द्वारा उल्लेखित दो समूह सीनेटर और नाइट या अश्वारोही एकीकृत होकर एक विस्तृत अभिजात वर्ग बन चुके थे। अब ये टैसिटस क्या करेंगे, स्टार्टिंग के जो वर्ग है ना, अश्वारोही और सीनेटर, ये कंबाइन हो गए थे और एक बड़ा सारा अभिजात है, मतलब एक अमीर वर्ग इन्होंने बना लिया था। और इनके परिवारों में कम से कम आधे परिवार अफ्रीका के मूल निवासी थे। ठीक है, मूल थे। यह परवर्ती रोमन अभिजात वर्ग अत्यधिक धनवान था। ये जो वर्ग बता रहे हैं ना, सीनेटर और अश्वारोही, ये एक वर्ग बन जाता है जो काफ़ी धनवान माना जाता है। और मध्य वर्ग के लोग अब नौकरशाही और सेना से जुड़कर आम लोग शामिल थे। जिसकी नौकरशाही थी ना जो उसमें ये आम लोग होते थे। इसके अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध सौदागर और किसान भी शामिल हो जाते थे। ठीक है, जिसमें बहुत से लोग पूर्वी प्रांतों के निवासी थे। टैसिटस ने इस सम्मानीय मध्यम वर्ग का महान सीनेट ग्रह के आश्रित के रूप में वर्णन किया हुआ है, मुख्य रूप से सरकारी सेवा और राज्य पर निर्भर। ये कहते थे जो ये मध्यम वर्ग था ना, अभिजात वर्ग था, ये खूब पैसा कमाता था। क्या करता था, क्योंकि इसका जो खाना पीना, जो भी भरण पोषण है, वो सरकार के खाते में जाता था। ठीक है, था ना निमंत्रण वर्ग, उसको क्या बोला जाता था, जो निमंत्रण वर्ग था, ठीक है, उसको अभी तो हमने पढ़ा कमीनकारू वगैरह बोला गया, बट उसके पूरे सामूहिक समूह को हुमिली ओरिस बोला गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, नोटिस कर लीजिए। हुमिली ओरिस किसको बोला गया, जो निमंत्रण वर्ग था उसके पूरे समूह को बोला गया। किसको, कमीनकारू को, जो तमाशा वगैरह दिखाया करते थे। ठीक है, उसके बाद इनका काम क्या था, फसलों की कटाई करना होता था। एक अलग से वर्ग बना दिया था, इसमें ये फसलों की कटाई करना और इन लोगों के लिए खाने पीने का अरेंज करना, मतलब यही कुछ ना कुछ फैक्ट्री में बनाना, वो सारी चीज़ें करते थे। 5वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में के इतिहासकार ओलिपियोडोरोस ने एक मजबूत राजदूत, मतलब ये क्या कह रहा है, इतिहासकार कह रहा है, इतिहासकार का नाम क्या है, ओलिपियोडोरोस। ठीक है, ये कह रहा है ये एक राजदूत भी था, ये कि रोम में रहने वाले जो ये अभिजात कुलीन वर्ग के लोग थे ना, उनको प्रति वर्ष आय 4000 पाउंड मिलता था। पाउंड सोने के बराबर होता था। ठीक है, कि इनकी बहुत ज़्यादा सैलरी थी और खाना पीना वो सारी चीज़ें तो अलग रह जाती है इनकी। तो ये बता रहा है परवर्ती समाज में प्रथम 3 शताब्दियों में प्रचलित चांदी आधारित मौद्रिक प्रणाली समाप्त हो गई। ये कह रहा है कि जो चांदी की प्रणाली थी ना, वो मौद्रिक जो मुद्रा चांदी की चलती थी वो समाप्त हो, जो चांदी है वो समाप्त होने लगी। ठीक है, चांदी है परवर्ती साम्राज्य में, चांदी समाप्त होने लगी, कम होने लगी। क्या ज़्यादा मात्रा में रह ना, सोना रह गया, चांदी मिलनी बंद हो गई। तो फिर क्या क्या, कॉन्स्टेंटाइन राजा था, सम्राट था, इसने सोने के सिक्के चलाए। मतलब पूछा जाए सबसे पहले सोने के सिक्के जैसे हम पढ़ते ना भारत में, हिंदू यवन या इंडो ग्रीक ने चलाए, तो यहाँ पे जो रोमन में है वो कॉन्स्टेंटाइन सम्राट ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए। और जो नौकरशाही थी, मतलब जो प्रशासन को चलाने वाले अधिकारी थे, उनको काफ़ी मात्रा में क्या मिलता था, वेतन मिलता था, सोने के सिक्के ही मिलने लगे, वही चांदी के जितने वही सोने के मिलने लगे। तो ये तो काफ़ी क्या हो गए, अमीर हो गए और पूरा का पूरा क्या हो गए, समाज में भ्रष्टाचार फैलने लगा, आम जनता को कोई ध्यान नहीं देता था और जो पैसा था वो अमीर लोगों में ही रह गया। ठीक है, लूट खसोट लालच आ गई, न्याय प्रणाली में पूर्णतः भ्रष्टाचार फैल गया। सरकार इसको रोकने की बार बार कोशिश करती रही, बट कुछ रूल कानून भी बनाए, पर ये चीज़ें रुक नहीं पाई। ठीक है, सरकार टूल मिला के एक तानाशाही सरकार होती थी, ज़्यादा उसकी आलोचना नहीं कर सकते थे, ज़्यादा रोक टोक उस पर नहीं लगा सकते थे। धीरे धीरे पर चीज़ें चेंज होने लग जाती है। धीरे धीरे जो ईसाई धर्म का प्रचार होने लगा, बिशप का है जो काफ़ी पादरियों का काफ़ी रोल आने लगा, तो जो सम्राट पर है क्या कानून रूल रेगुलेशन वो अपने लगाने लगे और अब मनमानी नहीं कर सकते थे राजा अपनी, और जो बिशप है उनकी शक्ति काफ़ी अधिक हो गई थी। तो ये चीज़ इसके अंदर है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या बताया गया है कि ये जो है रोमन अभिजात वर्ग की आमदनियाँ 5वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक में, ठीक है, उनकी आमदनी के बारे में, उनकी क्या वो फैसिलिटी लेते थे, वो चीज़ें इसमें बताई गई, आप एक बार रीड कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है, थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी भाई, इतना बड़ा टॉपिक है तो थोड़ी मेहनत तो आपके लिए भी बनती है। परवर्ती पुराकाल, परवर्ती पुराकाल का मतलब क्या आता है, बाद की, लेटर स्टेज, जब रोमन साम्राज्य का एंडिंग टाइम आने लगता है तो चीज़ें काफ़ी चेंज होने लगती है। इसमें क्या चेंज होने लगता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें ये है कि जो ईसाई धर्म है वो राजधर्म बन जाता है। ठीक है, और उस राजधर्म को बनाने में रोल किसका था, कॉन्स्टेंटाइन ने, जिसने ईसाई सिक्के चलाए थे, कौन से, सोने के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सम्राट आता है डायोक्लिशियन।
क्लीसियन, इसका क्या रोल रहता है, इसने क्या कुछ खास किया। इसने कहा कि भाई राज्य का विस्तार तो बहुत हो चुका है, मैं थोड़ा कम विस्तार करता हूँ, विस्तार को रोक देता हूँ और कम लिमिटेड चीज़ें बना लेता हूँ। क्या करता हूँ, किले वगैरह बना दिए, ठीक है। इसने क्या किया, साम्राज्य की सीमाओं पर किले बनाए, प्रांतों का पुनर्गठन किया, सैनिक कार्य किए, ठीक है। वो सारी चीज़ें इसने स्टार्ट की थी। सैन्य अधिकारियों को अधिक से अधिक शक्तिशाली समूह बना, क्योंकि इसने काफ़ी सारी सेना अपनी बढ़ाई कि मेरे पास थोड़ा सा एरिया हो बट मैं उसको स्ट्रॉन्ग बना के रखूँ। तो ये चीज़ें की थी इसने, ठीक है। तो ये टाइमिंग चलता है हमारा एंडिंग टाइम रोमन का। अब क्या है इसमें, क्या पढ़ेंगे हम, कॉन्स्टेंटाइन ने इसमें कुछ परिवर्तन किए। जो सम्राट था कॉन्स्टेंटाइन, तो उसमें क्या काफ़ी चेंज किए अपने, जब वो गद्दी पर बैठा था। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, उन्हें सोने का सिक्का चलाया था। सोने के सिक्के का नाम पूछ लेते, क्या था, सोलिडस, और कितने ग्राम का था, 4.5 ग्राम का था। उसके बाद ये इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा संख्या में सोलिडस सिक्के को बड़े पैमाने पर ढाला गया था, ठीक है। लाखों करोड़ों की संख्या में चलन था। उसके बाद इसने एक और नई चीज़ सोची, उसने सोचा कि मैं नई राजधानी बना लेता हूँ, ठीक है। क्या बना लेता हूँ, नई राजधानी कुस्तुनतुनिया। क्या नाम है उसका, कुस्तुनतुनिया। आगे जब हम पढ़ते हैं इसको, काफ़ी काम की चीज़ है भाई ये कुस्तुनतुनिया। ये कहाँ पड़ता है, जहाँ तुर्की में आजकल इस्तांबुल नगर बसा हुआ है, और पहले इसे बाईजेटाइन बोला गया था, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद ये राजधानी थी जो तीन ओर से समुद्र से घिरी हुई थी। राजधानी में सीनेट की ज़रूरत थी, इसलिए जो है शासक का विस्तार काफ़ी तेज़ी से हुआ। मौद्रिक स्थायित्व तो बढ़ गया, जनसंख्या के कारण आर्थिक विकास में भी तेज़ी हुई, ठीक है। मुद्रा में भी बढ़ोतरी हुई, आर्थिक विकास में भी बढ़ोतरी हुई, और उसके बाद व्यापार वगैरह में भी बढ़ोतरी हुई कि आपस में व्यापार आया जाने लगा। तो ये सारी चीज़ें किसके कारण हुई, ये नई राजधानी के बनने के कारण। इन सभी शहरी संपदा एवं समृद्धि में अत्यधिक वृद्धि हुई, और स्थापत्य कला में भी नए नए विकास हुए। मतलब ये सारी चीज़ें होती रही, ठीक है, इन राजाओं में। और भोग विलास, ऐशो आराम की चीज़ें काफ़ी मात्रा में बढ़ गई। इसका जिक्र हमें मिस्र के प्रवर्ती शताब्दी में जो पेपारिस पेड़ के पत्तों से सैकड़ों दस्तावेज मिले हैं, उनसे इन चीज़ों का पता चलता है, ठीक है। उदाहरण के लिए 6वीं शताब्दी के दौरान जस्टिनियन के शासनकाल में अकेला मिस्र ही प्रतिवर्ष 25 लाख सोलिडस, मतलब 35,000 पाउंड सोना से अधिक धनराशि टैक्स के रूप में देता था मिस्र, ठीक है। तो कितना ज़्यादा पैसा आता था इनके पास, और ये काफ़ी रिच हो गए थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, यूनान और रोम की पारंपरिक धार्मिक संस्कृति बहुदेववादी थे। क्या कह रहे हैं कि जो यूनान और रोमवासी थे ना, वहाँ की संस्कृति मतलब बहुत सारे भगवानों को मानते थे वो लोग, जैसे जुपिटर, जुर्नो, मिनर्वा, मोर्स आदि रोमन इतालवी देव के यूनानी और देवी देवताओं की पूजा करते थे, ठीक है। हजारों भर मंदिर थे, मठ थे, देवालय थे। ये बहुदेववादी स्वयं किसी एक नाम से नहीं पुकारे जाते थे, ठीक है। रोमन साम्राज्य का एक बड़ा धर्म यहूदी धर्म था। यहूदी धर्म भी एकाशम यानी विविधताहीन था। क्या था, विविधताहीन, बहुत सारी इसमें भी विविधताएं थी यहूदी धर्म में भी, ठीक है। तो उसके बाद क्या कहा गया कि यहूदी धर्म में अनेक विविधताएं मौजूद थी। अतः 4वीं या 5वीं शताब्दी में साम्राज्य का ईसाईकरण एक कर्मिक और जटिल प्रक्रिया से, आपको पता है बाद में ईसाई धर्म बहुत फैला, इसमें पूरा का पूरा उसका ही अधिकार हो गया, जो बहुत ही जटिल प्रक्रिया के रूप में हुआ। और बहुदेववाद विशेष रूप से पश्चिमी प्रांतों में आसानी से तुरंत गायब नहीं हुआ। हालांकि ईसाई धर्म प्रचारक वहाँ प्रचलित बहुदेववादी मत मतारों और रीति रिवाजों का लगातार विरोध करते रहे। कितना भी बहुदेववाद का विरोध हुआ पर उसको एकदम से समाप्त नहीं किया गया, बहुत टाइम लगा। ईसाई जनसाधारण की तुलना में बहुदेववाद की निंदा करते थे। 4वीं शताब्दी थी ना, जो 4वीं शताब्दी, उसमें जो धर्म में बहुत सारे धर्म समुदाय, उनकी जो लिमिटेशन है, मतलब उन पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल इतना नहीं था जितनी आगे चलकर होने लगी। आगे है जो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा कठोर तरीके से अपनाने लगी, ठीक है। कड़ाई से धार्मिक विश्वासों और रीति रिवाजों का पालन, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था परवर्ती और पूर्ववर्ती, ठीक है, तो स्टेज थी। अब पहले के स्टेज में क्या रहा है, बाद में एंडिंग टाइम में क्या होने लगा, तो हम अब परवर्ती स्टेज पढ़ रहे हैं ना, पोस्ट, ठीक है, प्री और पोस्ट। अब पोस्ट की तरफ जा रहे हैं, जब एंडिंग टाइम आने वाला है उसका। तो पहले जो रिवाज इतने कठोर नहीं थे, यहाँ पे जाके रिवाज काफ़ी कठोर होने लगे, ठीक है। जनता की आम खुशहाली खासतौर पर पूर्वी भाग में फैली, मतलब पहले क्या कह रहा है कि जो जनता है ना, वो उसकी आम खुशहाली खासतौर पर पूर्वी भागों में अधिक फैली होती, क्योंकि पश्चिमी तो क्या था, एक तरह से तहस के नहस के कगार पर था। जो पूर्वी है वही अखंड रहा था, ये चीज़ें पहले भी आ चुकी हैं, ठीक है। तो जो पूर्वी भागों पर अधिक फैली हुई थी, और एक बार यहाँ प्लेग महामारी फैल गई थी। इसके विपरीत 540 में लगभग संपूर्ण भूमध्य प्रदेश प्रभावित हो गया था। फिर क्या होने लगा कि राजनीतिक दृष्टि से विखंडित होने लगा, क्योंकि उत्तर में आने वाले जर्मन मूल
उत्तर से जर्मन मूल आ रहे थे, ठीक है, वो क्या करने लगे, इन पर अटैक करने लगे। तो जर्मन मूल के समूह जैसे गोथ, ये जनजातियाँ थी, वेडल, लोबार्ड ने सभी प्रांतों को अपने कब्जों में कर लिया। जर्मन मूल अब क्या करने लगा, यहाँ पर अटैक करने लगा और इन पर अटैक करने के बाद क्या करने लगा, अपने कब्जे में करने लगा और अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए। इसने जो अपने राज्य स्थापित किए उनको रोमोत्तर बोला गया, मतलब रोम का पोस्ट टाइम, रोमोत्तर परवर्ती, पोस्ट टाइम रोमोत्तर राज्य बोला गया इनको, पोस्ट रोमन, ठीक है। उसके बाद इसमें महत्वपूर्ण राज्य है स्पेन का विसिगोथों का राज्य, जिसे अरबों ने 711 से 720 में नष्ट कर दिया। अब अरब एंट्री कर चुके हैं, स्पेन का विसिगोथों नष्ट कर दिया। गोल में फ्रैंको का राज्य है, 511 से 687 में। इटली में लोबार्डो राज्य है। ये राज्य एक भिन्न किस्म की दुनिया की शुरुआत के पूर्व संकेत थे, जिस दुनिया में आमतौर का मध्यकालीन कहा जाता है। पूर्वी भाग में जहाँ साम्राज्य संयुक्त बना हुआ था, जस्टिनियन शासनकाल समृद्धि और शाही महत्वाकांक्षा के उच्च स्तर पर घोतक था। अब ये क्या कह रहा है कि पूर्व में पश्चिमी का एरिया तो फिर भी ख़त्म हो गया था, पर पूर्वी वाला एरिया खुशहाल चल रहा था। फिर भी खुशहाल चलते चलते बीच में अटैक होने शुरू हो गए, कहीं जर्मन मूल के अटैक होने लगे, ठीक है, कहीं इटली के तो अटैक होने शुरू हो गए, कहीं अरब के। पर जो जस्टिनियन का शासनकाल था वो समृद्धि और शाही महत्वाकांक्षा का उच्च स्तर था। जस्टिन ने अफ्रीका को और इटली को छुड़ा लिया था। जस्टिनियन ने अफ्रीका को वेडलो और इटली को ओस्ट्रोगोथों से लेकर वापस उस पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। और उसके बाद क्या है, पूरी चीज़ें तहस नहस होने लगी थी। लोबार्ड आक्रमण के लिए तैयार हो गया था। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में आते आते ईरान और रोम के बीच लड़ाई फिर से छिड़ गई और ससानी शासकों ने मिस्र सहित सभी विशाल पूर्वी ससानी जो जनजाति थी, जाति थी, जो मैंने आपको बताया था, जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था ये ईरान में थे, ठीक है। और पार्थियन और ससानी जाति थी जो बार बार इन पर अटैक करती थी, आपस में संघर्ष का कारण था। उसने यहाँ अटैक कर दिया था, इनके बीच लड़ाई शुरू हो गई थी और मिस्र सहित सभी विशाल पूर्वी प्रांतों के बड़े पैमाने पर आक्रमण कर दिया। बाईजेंटियम है ना, इसने क्या कर लिया था, रोम साम्राज्य को ज़्यादातर इसी नाम से जाना जाता है। ये बाईजेंटियम क्या है, ये रोम साम्राज्य का नाम है। अब जिस नाम से जाना जाता है ना वो है बाईजेंटियम। जो पहले रोम नाम से जाना जाता था, पूछ ले उसका आधुनिक नाम क्या है, बाईजेंटियम, ठीक है। तो ये जो है ना, इसने 620 में कुछ एरिया पर जो इसके एरिया छीने गए थे उस पर कब्जा कर लिया था। लेकिन थोड़े वर्षों बाद फिर से दक्षिण पूर्वी एरिया के बाद ऐसी स्थिति होगी, फिर से धक्का लगा। क्या हुआ, अब अरब प्रदेश से शुरू होने वाले इस्लाम धर्म का विस्तार होने लगा, ठीक है। ये जो पूरे विश्व के इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति माना जाता है। यहाँ पर आते हैं मुस्लिम। उससे पहले मुस्लिम का कोई भी मतलब नहीं पता चलता कि वो जाति थी, जनजाति थी, प्रजाति थी, क्या थी। जो स्टार्ट होता है वो होती है 642 ईस्वी में, जब पैगंबर की मृत्यु हो जाती है और 10 साल हुए थे। उसमें क्या हुआ, पूर्वी रोमन और ससानियों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और ये सारे जो एरिया थे रोम के अरब के कब्जे में आने लगे और अरबों ने आसपास के एरिया पर भी अधिकार कर लिया। धीरे धीरे उसमें स्पेन, सिंध, मध्य एशिया में फैल गई। अरब जनजातियों को भी पराजित करने में अरब से शुरू होकर ये जाति सीरियाई रेगिस्तान, इराक की सरहदों तक पहुंच गई और दूर दूर तक फैल गई। तो ये मुस्लिम जो साम्राज्य की जो क्रांति हुई, जिसका उदय हुआ, विस्तार हुआ, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। और यही था, इतना ही टॉपिक था आपका। काफ़ी लंबा टॉपिक रहा है रोम साम्राज्य। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया, जितनी कोशिश हो चुकी है। 3 से 4 वीडियो ही बन गई है इसमें, क्योंकि एक वीडियो थी जो लास्ट वाली वो बीच में एकदम से कट होगी, तो फिर मैंने उसी के साथ दूसरी स्टार्ट कर दी है, ठीक है। तो आप ये चीज़ें ध्यान रखना। और उसके बाद बस इससे रिलेटेड कुछ ये है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको जरूर पढ़ लीजिए कि शासक से रिलेटेड क्या, कौन शासक है और कौन सी इसकी घटनाएं हैं। बड़े शासक के बारे में बताया गया, जैसे 27 ईस्वी पूर्व से 14 ईस्वी पूर्व ऑगस्टस प्रथम रोमन सम्राट, ये ऑगस्टस के बारे में बताया गया। इसको क्या कहा गया कि ऑक्टेवियन द्वारा स्थापित प्रिंसिपेट। और ये जो ऑगस्टस है ना, इसका पहले नाम ऑक्टेवियन था और इसने क्या स्थापित किया था, प्रिंसिपेट स्थापित किया था। बाद में इसको ऑगस्टस कहलाया जाने लगा, ठीक है। ये हम लास्ट पढ़ भी चुके हैं। और उसके बाद क्या है कि प्लिनी ये क्या बता रहा है यहाँ पे, वृष्ट प्लिनी का जीवन,
ठीक है, कि जो वरिष्ठ प्लिनी है ना, जो बार बार हम इतिहासकार पढ़ रहे हैं, प्लिनी, उसने विसुवियस नामक ज्वालामुखी के फटने से उसकी मृत्यु हुई थी। उस वहाँ पे एक ज्वालामुखी फटा था, जो अभी हम पीछे पढ़ गए ना, पोम्पोनी नगर जिसमें दफन हो गया था, तो वो चीज़ें। तो ये सारे के सारे पॉइंट एक बार पढ़ लीजिए कि जो विशाल यहूदी विद्रोह और रोमन सेनाओं का जेरूसलम पर कब कब्जा हुआ, वो डेट पूछ सकते हैं। ठीक है, त्राजन के पूर्व की विजयों के बाद रोमन साम्राज्य का आधितिक विस्तार, ये चीज़ें। तो आप ये चीज़ें ध्यान से पढ़ना और एक एक पॉइंट को, एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ लेना। क्लियर है, इनमें कुछ समझाने की चीज़ें नहीं है, बस आपको लर्न करने की ज़रूरत है। ठीक है, ओके बाय बाय, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही।